लड़ाई थोड़े से सेंसिटिव मोड पर है क्योंकि ये बात जाहिर है कि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा उसको झटका लगा है इस लड़ाई से। इसीलिए वो पिछले 1 हफ्ते से किसी न किसी तरीके से बातचीत करने की बात कर रहा है। वो सिर्फ़ एक सीज़ फायर चाहता है कि अभी युद्ध विराम हो जाए किसी भी तरीके से। और ईरान किसी भी कीमत पे युद्ध विराम नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि लड़ाई पूरी तरीके से, अगर लड़ाई रोकनी है तो वो पूरी तरीके से रुके और ताकि दोबारा लड़ाई होने की गुंजाइश ना हो। ऐसा ना हो कि आपने अभी युद्ध विराम किया और 4 महीने के बाद फिर से शुरू कर दिया उस पे हमला करना। 1 मिनट हम ईरानी होकर सोचें, इस तरह से देखें जैसे हम ईरान की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हमें फैसला लेना है, तो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान के लिए भी जंग को बेमियाद चलाते चले जाना आसान काम नहीं है। ये हम जानते हैं कि वहां भी नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, जान का, माल का। इतने सारे लोगों की कुर्बानी दी है अगर, तो वो इसलिए नहीं दी है कि अभी के लिए कुछ महीनों के लिए वो शांति आए और फिर लड़ाई शुरू हो जाए। वो यही सोच रहे हैं कि हम अपनी शर्तों पे लड़ाई को रोकेंगे और जब भी रोकेंगे ताकि एटलीस्ट जितना भी नुकसान उनका हुआ है उसके रिकवरी का तो कम से कम उनको वक्त मिले। अभी भी शुरुआत में कुछ बयान अगर आप देखेंगे, पीटर हेग्सेथ के बयान देखें या इजराइल से कुछ ऐसे बयान आए, तो कोशिश की गई थी इसको शिया सुन्नी बनाने की। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि ये एक ऐसा उल्टा पड़ा हुआ दांव है जिसमें शिया सुन्नी को एक साथ खड़े हुए मैं देख पा रहा हूं। ये जो पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है, इस पे शिया सुन्नी की डिवाइड जो है वो बहुत हद तक एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड डिवाइड है। तो इनका इस पूरे एरिया में शुरू से वेस्ट का इंटेंशन, स्पेशली अमेरिका का इंटेंशन ये रहा है कि वेस्ट एशिया के सारे देश को इस तरह से मोल्ड किया जाए या एक तरह से जैसे स्मूदर कर देते हैं, उनको इतना दबा देते हैं कि वो इजराइल के लिए हार्मलेस हो जाए, बिनाइन हो जाए, इजराइल को उनसे कोई खतरा ना रहे। ईरान को दबाने के चक्कर में उन्होंने अमेरिका के साथ इतने सारे अग्रीमेंट्स किए, अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, चाहे उसके लिए उनको इजराइल से दोस्ती क्यों ना करनी पड़े, जो कि वो करने को तैयार हो गए, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम वर्ल्ड में एक हमारा राइवल पावर सेंटर ना बन जाए ईरान। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ कि उनके हुक्मरान इस वक्त अपने घुटनों पे दिखाई देते हैं अमेरिका और इजराइल के सामने। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पे। आप जानते ही हैं कि ईरान पर हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। ईरान क्या, बल्कि ये कहा जाए कि अमेरिका इजराइल ने ईरान के साथ जो वार छेड़ी हुई है उस पर हम लगातार अपडेट्स कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं गजाला वहाब जी, जानी मानी सीनियर जर्नलिस्ट, मिडिल ईस्ट को बहुत करीब से जानती हैं, लगातार अपडेट्स दे रही हैं, वहां को फॉलो कर रही हैं। पूरे हालात को समझने के लिए गजाला जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पहली बार हमारे चैनल पे आई हैं। और पहला, मैं अक्सर सवाल नहीं पूछता हूं, एक टेक ले लेता हूं कि आप इस पूरी जंग को कैसे देख रही हैं। उसके बाद और आगे अभी समझौते की भी बात चल रही है, पाकिस्तान का भी नाम आ गया और भी लगातार बातें चल रही हैं। इन सब चीजों को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, मेरे हिसाब से इस वक्त लड़ाई थोड़े से सेंसिटिव मोड पर है क्योंकि ये बात जाहिर है कि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा उसको झटका लगा है इस लड़ाई से। इसीलिए वो पिछले 1 हफ्ते से किसी न किसी तरीके से बातचीत करने की बात कर रहा है। कि वो बातचीत करना भी चाहता है, वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वो बातचीत कर रहे हैं। मेरा ये ख़्याल है अमेरिका का ये डेस्परेशन बातचीत करने का इस बात का संकेत है कि लड़ाई जिस तरह से वो चाह रहे थे कि वो शेप करे, लड़ाई जिस फॉर्म में जाए, वो वैसा नहीं हो रहा है। वो बैटलफील्ड को अपने हिसाब से ढाल नहीं पाए हैं। उनको ईरान की शर्तों पे लड़ने पे वो मजबूर हो गए। इससे खतरे की बात ये है कि अगर ये इस तरीके से चलता रहा, जो अमेरिका जिस तरीके का सेटबैक या लड़ाई में पिछड़ जाना जो अमेरिका को झेलना पड़ रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो कुछ ज़्यादा ही ड्रास्टिक, कुछ ज़्यादा ही एस्केलेट करने की कोशिश करे, लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ाए, जिससे जान और माल का नुकसान ज़्यादा हो। डेस्परेशन में वो कुछ भी कर सकता है। तो एक थोड़ी-सी फ़िक्र की बात ये है। मगर दूसरी तरफ मुझे जो एक और चीज़ नज़र आ रही है कि अमेरिका के इस डेस्परेशन के बावजूद वो लड़ाई को एक बाकायदा अंजाम पे ले जाने में दिलचस्पी उसकी नहीं है। वो सिर्फ़ एक सीज़ फायर चाहता है कि अभी युद्ध विराम हो जाए किसी भी तरीके से। तो ये फ़िलहाल लड़ाई रुक जाए। और ईरान किसी भी कीमत पे युद्ध विराम नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि लड़ाई पूरी तरीके से, अगर लड़ाई रोकनी है तो वो पूरी तरीके से रुके और ताकि
दोबारा लड़ाई होने की गुंजाइश ना हो। ऐसा ना हो कि आपने अभी युद्ध विराम किया और 4 महीने के बाद फिर से शुरू कर दिया उस पे हमला करना। तो ये दोनों का काफ़ी ज़बरदस्त मिक्स-मैच है। तो मुझे खुद पर्सनली अमेरिकन इंटेंशंस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू कर रहे हैं या ओमान के थ्रू कर रहे हैं, कभी-कभी टर्की का नाम बीच में आ जाता है। तो ये जो भी कुछ कर रहे हैं उनका मकसद ये नहीं है कि लड़ाई प्रॉपर अंजाम पे पहुँचे, वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका कुछ सॉल्यूशन, कोई नतीजा निकले। तो मेरे हिसाब से ये मिसमैच की वजह से ये पीस टॉक या बातचीत की बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे एक चीज लगातार देखी जा रही है कि संडे को रात में, संडे की रात या मंडे की मॉर्निंग जब मार्केट खुलने वाला होता है, उसके पहले इस तरह का कोई बयान आता है, फिर 2-3 दिन तक इस तरह की बातें चलती। पिछले दोनों हफ्तों में यही देखा गया और वीकेंड्स पे लड़ाई अचानक बहुत तेज हो जाती है। एक चीज ये कही जा रही है कि 5 दिन का वक्त लिया गया है और 5 दिन लगेंगे मरीज जो उनकी चली हैं, उन मरीज को वहां पहुंचने में, जो 2500, 3000, 4000 आर्मी वहां पर लेके आ रहे हैं, 82 बटालियन की जो लेके आ रहे हैं, एलीट 82 की जो लेके आ रहे हैं। तो वक्त लेने का मामला भी ये हो सकता है कि वक्त ले रहे हों और फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे को वो जबरदस्त तरीके से हमला करें, ये भी हो सकता है। अमेरिका ने जब जब सीज फायर किए हैं तब तब धोखा दिया है। मिडिल ईस्ट में तो कम से कम ये तय है। पिछली बार 12 रोजा जंग थी, उसमें सीज फायर किया गया, 8 महीने बीते, उसके बाद फिर हमला हो गया। लेबनान में सीज फायर हुआ और अब एक तरह से वहां पर आप देखिए एथनिक क्लिंजिंग की बात हो रही है। गजा के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है कि वहां सीज फायर के बाद लगा ही नहीं कभी कि सीज फायर हुआ है, लगातार हमला हो रहा है। अगर 1 मिनट हम ईरानी होकर सोचें, ईरान के जैसे हम ये इस तरह से देखें जैसे हम ईरान की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हमें फैसला लेना है, तो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान के लिए भी जंग को बेमियाद चलाते चले जाना आसान काम नहीं है। ये हम जानते हैं कि वहां भी नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, जान का, माल का लगातार नुकसान हो रहा है। वो किस तरह से सोच रहे होंगे और क्या आपको लगता है कि क्या रास्ता वो निकालने की कोशिश कर रहे होंगे? देखिए मैं अगर ईरान के नज़रिए से सोचूँ और मैं काफ़ी दिन से इस नज़रिए से सोच रही हूँ, तो अगर ईरान अभी लड़ाई में अमेरिका की बातों में आकर फिर से सीज़ फायर के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसको जान-माल का बहुत नुकसान हुआ है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है। जो लोगों की जानें गई हैं, उनकी टॉप लीडरशिप के अलावा जो सिविलियन पॉपुलेशन का नुकसान हुआ है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ है, उन सबको बनाने में बहुत वक़्त लगेगा। तो अगर इससे बचने के लिए ईरान या इससे निजात पाने के लिए अगर ईरान सीज़ फायर की बात पे राज़ी होके बातचीत करना शुरू करता है, तो ईरान का स्टेटस जो है वो गज़ा वाला ही बन के रह जाएगा कि जब इज़राइल और अमेरिका बोर हुए तो उन्होंने 3-4 वहाँ पे मिसाइल्स गिरा दी। तो ये और ईरान ये सिचुएशन नहीं चाहता है। उसने इतने सारे लोगों की कुर्बानी दी है अगर, तो वो इसलिए नहीं दी है कि अभी के लिए कुछ महीनों के लिए वो शांति आए और फिर लड़ाई शुरू हो जाए। तो मेरे हिसाब से अगर ईरान की टॉप लीडरशिप जैसे सोच रही है और मुझे यही लॉजिकल सोच लगती है, तो जब तक वो लड़ने की उनके अंदर क्षमता है और जब तक उनके साथ रूस और चीन की का साथ है और ढके-छुपे तरीके से नॉर्थ कोरिया का भी सपोर्ट है उनको, वो यही चाहेंगे कि जब भी लड़ाई खत्म हो तो उनकी जो कोर शर्तें हैं, जिसको वो 3 शर्तें तो बिल्कुल ही नॉन नेगोशिएबल उन्होंने अभी ज़ाहिर कर दी हैं। जब तक ये कोर शर्तें पे अमेरिका और इज़राइल राज़ी नहीं होंगे, तो वो लड़ाई नहीं रोकेंगे। और अगर वो छुट-पुट भी अटैक करते रहे, अगर वो पूरा ज़ोरों-शोर से भी ना लड़ें, तो मेरे ख़्याल से वो ये लड़ाई को काफ़ी लंबा खींच सकते हैं। जैसे भी कोई भी हालात कहीं के बदलते हैं, अगर आप लड़ाई के दौर से गुज़र रहे होते हैं, तो कुछ वक़्त के बाद लोगों को उस दौर में रहने की भी आदत हो जाती है, उनको बंकर्स में रहने की आदत हो जाती है। मतलब ये जो उनको शॉक जो था लड़ाई का शुरू का जो सदमा था, अब वो सदमे को झेलने की उनको आदत हो गई है। जैसे कि गाज़ा में एक टाइम के बाद हमने देखा, जो शुरू के दिनों महीनों का जो शॉक था, हमारे अपने खुद उसको वो झेलने की, उस पे रिएक्ट करने की काबिलियत में भी एक तरह से टेम्परिंग आ गई थी। अब वहाँ से और खतरनाक खबरें आती हैं, तो हमें हमारे रोंगटे उस तरह से खड़े नहीं होते हैं, जो 1.5 साल पहले तक खड़े हो रहे थे। मेरे ख़्याल से वो यही सोच रहे हैं कि हम अपनी शर्तों पे लड़ाई को रोकेंगे और जब भी रोकेंगे ताकि एट लीस्ट
जितना भी नुकसान उनका हुआ है उसके रिकवरी का तो कम से कम उनको वक़्त मिले। उनके सैंक्शंस हट जाएँ, उनका जो रेपरेशन है, जो उनके फंड फ्रीज़ हुए हुए हैं, अमेरिका ने जो फ्रीज़ करे हुए हैं पिछले 1979 से, वो फंड्स रिलीज़ हों, वो इंटरनेशनल मार्केट में एक रेगुलर कंट्री की तरह से ट्रेड कर सकें, बिज़नेस कर सकें, इन्वेस्टमेंट्स थोड़े बहुत आ सकें, चाहे वेस्ट से ना भी आएँ, तो उनके अपने जो देशों से जिनसे उनके संबंध अच्छे हैं, वहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट्स आएँ, तो एक तरह से इकोनॉमी थोड़ी-सी बेहतर हो, लोगों की लिविंग जो शिकायतें लोगों को रही है सैंक्शंस की वजह से, जिसका एक मुज़ाहिरा हमने जनवरी में देखा था, जो प्रोटेस्ट लोगों की हुई हैं। तो ये सब चीज़ें वो चाहेंगे कि इनका कुछ हल निकले। आपने आदत पड़ने की बात की, बकौल गालिब रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। और ये जो झेलने मुश्किलें का इतनी मामला बड़ी। है, ये झेलने का मामला मेरे ख्याल से गजा से कुछ इस तरह से अलग है कि इजराइल को भी लगातार झेलना पड़ रहा है। अगर ईरान के लोग लगातार हमला झेल रहे हैं तो इजराइल को भी झेलना पड़ रहा है। वो भी लगातार बंकरों से हैं और ऐसे वीडियोज और ऐसी खबरें सामने हैं कि उनका जो दिमागी तवाजुन है वो भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये गजा से हम सीधे तुलना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। एक सवाल मैं पूछना आपसे चाह रहा था मिडिल ईस्ट को लेकर। देखिए, मिडिल ईस्ट की जो पूरी प्रॉब्लम है, मुझे कम से कम इस बात में कोई दो राय नहीं लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जिस तरह से बंटवारा किया गया, जिस तरह से ब्रिटेन और अमेरिका ने वहां के आयल सेक्टर पर पूरा कब्जा करने की कोशिश की, वहां से निकला है। लेकिन इसमें एक शिया सुन्नी एंगल हमेशा रहा है। अरब वर्ल्ड जो है वो सुन्नी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, ईरान शिया वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, और इसके चलते भी एक खास तरह का हमेशा दुराव देखने को मिला है, खास तरह का तनाव आप कह सकते हैं देखने को मिला है। हम लोग जब जवान हो रहे थे तो सदाम हुसैन वाली लड़ाई चल रही थी, इराक ईरान वार की, और उसको पूरा सुन्नी शिया की तरह ही प्रोजेक्ट किया गया था। कम से कम इंडिया के अंदर जितना उस समय बच्चा होते हुए मैं युवा होते हुए मैं देख पा रहा था। अभी भी शुरुआत में कुछ बयान अगर आप देखेंगे, पीटर हेक्सेथ के बयान देखें या इजराइल से कुछ ऐसे बयान आए, तो कोशिश की गई थी इसको शिया सुन्नी बनाने की। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि ये एक ऐसा उल्टा पड़ा हुआ दांव है जिसमें शिया सुन्नी को एक साथ खड़े हुए मैं देख पा रहा हूं। अभी हुक्मरान की बात हम नहीं कर रहे हैं, अगले सवाल में हम हुक्मरान की बात कर लेंगे, अभी मैं अवाम की बात कर रहा हूं। आप इसको कैसे देख पा रही हैं? देखिए, इस पे ये एक जो एकता आई है शिया सुन्नी की इस लड़ाई में, ये आयतुल्लाह ख़ामनी की शहादत की वजह से आई है। उन्होंने चूँकि खुद शहादत को एम्ब्रेस किया, मतलब गले लगाया। उन्होंने चूज़ किया कि वो छुपेंगे नहीं, वो मरने को तैयार हैं। तो ये सेंटिमेंट जो है, ये शहादत का सेंटिमेंट जो है, ये मुस्लिम्स इसको बहुत सीरियसली, बहुत गहराई से एम्ब्रेस करते हैं। उनको बहुत इम्पोर्टेंट लगता है ये। और इससे आप देखेंगे ईरान ने फ़ौरन इस हादसे के बाद से करबला का रेफ़रेंस देना शुरू कर दिया। और अभी भी जो ईरान से जो म्यूज़िक वीडियो या मीम्स आ रहे हैं, वो हर वक़्त ईरान इसको करबला से कनेक्ट करते हैं, उससे लिंक करते हैं, इमाम हुसैन से लिंक करते हैं। तो ये अब शिया सुन्नी के डिवीज़न लोगों के बीच में जो भी रहे हों, इमाम हुसैन तो दोनों ही कम्युनिटीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। करबला की लड़ाई चाहे सुन्नी इतना ज़्यादा उसका मातम ना मनाएँ, जितना शिया अभी भी मनाते हैं, मगर ये उनके लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है इस्लामिक हिस्ट्री का। तो ये जब आपके सामने एक ऐसा इवेंट हो जाता है, तो ये आपसी मतभेद वैसे भी बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है, इस पे शिया सुन्नी की डिवाइड जो है वो बहुत हद तक एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड डिवाइड है। आप हिंदुस्तान का ही अगर एग्जांपल लें, तो जब आपने ईरान इराक की लड़ाई की बात की, तो शायद आपको लखनऊ के भी मुहर्रम के दौरान के दंगे याद होंगे, जब शिया सुन्नी के दंगे होते थे। ये भी सब्सिक्वेंटली बाद में धीरे-धीरे बात सामने आती गई कि काफ़ी हद तक एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लड़ाई होती थी। इसका मज़हब से इतना लेना-देना नहीं था। मज़हब का उसको जामा पहना के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइवल्स आपस में हाथ साफ करते थे। तो ये यूनिटी इतनी हैरानी की बात नहीं है, मैं इसको बहुत हैरानी से नहीं देखती हूँ। अमेरिका और इज़राइल के लिए ये हैरानी की बात होगी, क्योंकि वो इस्लामिक हिस्ट्री पे कभी उन्होंने तवज्जो नहीं दी, कभी समझने की कोशिश नहीं की कि यूनिफाइंग फैक्टर्स, फीचर्स क्या हैं इस्लामिक हिस्ट्री के, जो मुस्लिम्स को वर्ल्ड वाइड जोड़ के रखते हैं।
चाहे उनकी एथनिसिटी कुछ भी हो, चाहे वो इंडोनेशिया का मुस्लिम हो या अरेबिया का मुस्लिम हो या इंडिया का हो, जो एक कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स हैं इस्लाम के, वो बहुत बड़े जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर इसी को देखा जाए एक और तरीके से, मैं देखूं कि गजा में जब सब कुछ हुआ तो गजा में तो सुन्नी पॉपुलेशन है, गजा में तो शिया पॉपुलेशन नहीं के बराबर है, और उसको सपोर्ट ईरान ने अकेले किया। ये भी तो एक वजह हो सकती है, एक लॉजिक हो सकता है कि इस लड़ाई में, गजा की लड़ाई में सीधे सीधे सपोर्ट करने वाला सिर्फ ईरान दिखाई दिया। ये भी एक वजह हो सकती है इमोशंस को। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि 9/11 के बाद जिस तरह से इस्लामोफोबिया फैला है, जिस तरह से विलिफिकेशन हुआ है, उसमें कोई शिया सुन्नी का भेद नहीं किया गया है। वो तो सारे मुसलमानों के साथ हुआ है, सारे ट्रेडिशन के साथ हुआ है। तो ये भी तो हो सकता है कि जितना ज्यादा इस्लामोफोबिक होने की कोशिश की गई है, उसका भी एक रिएक्शन हो सकता है। ये आपकी बात सही है। जितना इस्लामोफोबिया बढ़ा है, इस्लामिक जितने भी सेक्ट्स हैं, वो आपस में करीब हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमला उन सब के ऊपर हो रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो किस सेक्ट के हैं। इंडिया में एटलीस्ट इस्लामोफोबिया के बढ़ने के बाद, स्पेशली मोदी सरकार आई है और ये जो सड़कों के लेवल पे मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है कि कहाँ पर कभी लिंचिंग हो गई, कभी वहाँ बॉयकॉट के लिए मुस्लिम वेंडर्स को बॉयकॉट किया जा रहा है। तो एक बड़ा कंसर्टेड एफर्ट लगाया गया था, एक सोची समझी तरीके से बैठकें हुई थी शिया लीडरशिप और सुन्नी लीडरशिप हिंदुस्तान में, देवबंद के और जो शिया क्लर्जी है लखनऊ के, इनमें आपस में बैठ के बातचीत हुई थी कि हमें अपने आपस के मन मुटाव है उन सबको खत्म कर देना चाहिए। तो ये बात सही है, इस्लामोफोबिया का एक इम्पैक्ट पड़ा है इस यूनिटी में। मगर मैं इस बात को गाजा से इमीडिएटली कनेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ईरान का सपोर्ट पैलेस्टीनियन के लिए 1948 से चला आ रहा है। जब से स्टेट ऑफ इजराइल बना है, तब से ईरान पैलेस्टीन को सपोर्ट करता था। वो उस वक्त भी जो आयतुल्ला थे, उन्होंने फतवा जारी किया था कि हम पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक बड़ी वजह जो ईरानियन प्राइम मिनिस्टर थे मुसद्देक, जिनको टॉपल किया गया था अमेरिकन ब्रिटिश साजिश के तहत और शाह की रिजीम को वहां पर लाया गया था, ऑयल तो एक वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि ईरान की सरकार बहुत ओपनली पैलेस्टीनियन कॉज को इजराइल के खिलाफ सपोर्ट करती थी, शिया होने के बावजूद सपोर्ट करती थी। और जब शाह की रिजीम एस्टैब्लिश की गई है, तो उन्होंने इजराइल के साथ अपने रिश्ते बिल्कुल नॉर्मल कर लिए थे और उन्होंने पैलेस्टीन को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। तो इनका इस पूरे एरिया में शुरू से वेस्ट का इंटेंशन, स्पेशली अमेरिका का इंटेंशन ये रहा है कि वेस्ट एशिया के सारे देश को इस तरह से मोल्ड किया जाए, या एक तरह से जैसे स्मूदर कर देते हैं, उनको इतना दबा देते हैं कि वो इजराइल के लिए हार्मलेस हो जाए, बिनाइन हो जाए, इजराइल को उनसे कोई खतरा ना रहे। तो ये ईरान का पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करना, ये मुस्लिम कॉज को सपोर्ट करना के बराबर था। उन्होंने कभी शिया सुन्नी का डिवाइड नहीं देखा। और जो लेबनान में भी जो हिजबुल्ला है या हुतीज हैं, ये सब भी शिया सुन्नी के फर्क को नहीं देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आगे बात आपने कहा है, जैसे हम हुक्मरानों की बात करेंगे तो मैं उसके बारे में तब बात करूंगी कि डिवीजन का क्या है हिसाब। मगर पॉपुलर लेवल पे, जनता के लेवल पे, ये डिवीजन कभी भी इतने स्ट्रांग नहीं थे और नहीं रहे हैं कि वो इंसानी तरीके से एक दूसरे को ना देखें। जहां जहां ये वायलेंस शिया सुन्नी का हुआ है, वो हमेशा एक पॉलिटिक्स के तहत हुआ है। नहीं, इस बार तो अगर मैं देखूं तो शिया सुन्नी से भी मामला आगे बढ़ा है और मुस्लिम से भी मामला आगे बढ़ा है। मेरे लिए तो ईरान का मसला हो या फलस्तीन का मामला हो, ये केवल इस्लामिक मसला नहीं है। आप अगर हिंदुस्तान में ही देखिए, जब ईरान की एम्बेसी अपील करती है कि आप मदद करना चाहें तो यहाँ मदद कर सकते हैं, तो ढेरों हिंदू, और एक तो मैं कई बार उसको अलग से कोट कर रहा हूं कि उस बंदे ने लिखा, मैं मोदी का समर्थक हूं, भक्त हूं, लेकिन इस समय मैं अमेरिका के खिलाफ खड़ा हूं और मैं ईरान के लिए पैसे दे रहा हूं, ईरान की मदद कर रहा हूं। तो इस बार तो पूरे दुनिया में, चाहे वो वेस्ट का वर्ड हो, गजा को लेकर खास तौर पे, चाहे वो वेस्ट का वर्ड हो, चाहे ईस्ट का वर्ड हो, पूरी दुनिया में, आप साउथ अफ्रीका में देखिए कितना ज्यादा सपोर्ट है। बहुत सारी जगहों पे, अलग अलग नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मामला तो मेरे ख्याल से इस्लामिक से भी बाहर निकल गया है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। हुक्मरानों की बात करना बहुत जरूरी है। मैं बिना कोई सवाल पूछे सिर्फ दो बयान आपके सामने रख रहा हूं। एक बयान दुबई से आया है, वहां के डिप्टी पुलिस चीफ हैं, जो अरब कंट्रीज को कह रहे हैं कि इजराइल के साथ खड़ा होना सीखिए। और दूसरा बयान आया है कि नहीं आया हमें नहीं पता, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये तीसरी बार ये खबर चला रहा है इस पूरे वॉर के बीच में कि सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं वो लगातार ट्रंप से कह रहे हैं कि कीप ऑन बैंगिंग ईरान, लगातार उस पर गिराते रहिए और तब तक गिराइए जब तक उसकी मिसाइलें खत्म ना हो जाए। सऊदी अरब से जाहिर तौर पर आ गया कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है।
बहरीन की तो बात ही नहीं करनी है। बहरीन तो एकदम पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि नॉट लेस जायनिस देन इजराइल है। वो इजराइल के साथ उसका जो कोऑपरेशन है, अमेरिका के साथ को जो कोऑपरेशन है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो हुक्मरान पूरे बने हैं, क्योंकि मुझे हमेशा नॉर्वे की याद आती है जब भी मैं आयल कंट्रीज की बात देखता हूं कि नॉर्वे में भी आयल मिला था, लेकिन किसी पर्सन के पास वो नहीं गया, वो फंड्स में डाल दिया गया। और वो इतना फंड है कि नॉर्वे अगर चाहे तो अगले 100 सालों तक बिना कुछ किए आराम से उस फंड से अपना काम चला सकता है और पब्लिक को सारी सहूलियत दे सकता है। लेकिन अरब वर्ल्ड में यह हमेशा देखा गया है, जैसे पूरे फलस्तीन वाले में भी मैंने देखा, गजा के खिलाफ चल रहा था, कि जबानी जमा खर्च कितना भी किया जाए, साथ आने में दिक्कत होती है। यूएई खुल के इजराइल के साथ है। जब नेतन्याहू ने दावा किया था कि शिया और सुन्नी दोनों को टेरर एंगल के खिलाफ हम बना रहे हैं, तो उसमें नाम यूएई का लिया था और भारत का लिया था, दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज का नाम लिया था। तो यूएई ने एक बार भी एतराज नहीं किया था कि नहीं, हम इसमें शामिल नहीं है। तो ये हुक्मरानों की पॉलिटिक्स और जनता की पॉलिटिक्स, इसको आप अलग अलग करके देखते हैं या एक जैसे देखते हैं? यहां पे मैं टर्की की ये बात भी कर दूं कि अर्दोगान बयान बहुत देते हैं, लेकिन कभी कुछ डिसाइसिव करते हुए नहीं दिखते हैं। और तिजारत का जहां तक मामला है, इसराइल के साथ उनका चलता रहता है। सीसी का आप देखिए, अल अजहर यूनिवर्सिटी के जो खुतबा पढ़ रहे थे उस दिन, उन्होंने आकर सीधे सीधे अहले बैत की बात की और बाकी सब बात की, उसके बाद विवाद शुरू हो गया। सीसी का कोई बयान उस पर नहीं है। देखिए, हुक्मरान जितने भी गल्फ कंट्रीज में हैं, उनका अपनी ही जनता से बिल्कुल ही इख्तलाफात है। थोड़े गहराई से देखेंगे तो उनको सबसे बड़ा खतरा अपनी ही खुद की जनता से है। तो उनकी पॉलिटिक्स को और उन कंट्रीज की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा हमको इस्लामिक अर्ली इस्लामिक ईयर्स, मतलब इस्लाम के शुरू के सालों में, कुछ शुरू के सेंचुरी सदियों में देखना पड़ेगा। आप अगर देखिएगा, इस्लाम का अरेबिया में, जो उसको पहले हिजाज उस कंट्री का नाम हिजाज होता था, सऊदी अरेबिया नाम पड़ने से पहले, इस्लाम के वहां आने से पहले उसका कोई भी क्लेम टू फेम नहीं था। मतलब उसके कोई भी ट्रेडिशन या हेरिटेज या कुछ भी नहीं था। जो इकलौती एक सोर्स ऑफ इनकम वहाँ के अलग अलग कबीलों की थी, वो तिजारत थी। और मक्का तिजारत का सेंटर था, ट्रेड का, जो एक हब बनता था जहाँ पर कई सारे ट्रेडिंग रूट्स इंटरसेक्ट करते थे। तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस एक शहर था। और इसलिए मेका वो एक तरह से एक एडजेक्टिव बन गया है कि मेका ऑफ गुड थिंग्स, मेका ऑफ दैट, मेका ऑफ, तो हाँ। वो एक तरह से एडजेक्टिव इसी वजह से बना, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन था इंटरनेशनल ट्रेड का, इस रीजन के पूरे ट्रेड का। बट उसके अलावा इस एरिया में और कुछ नहीं था जिससे वो अपना सॉफ्ट पावर बढ़ा पाते या अपने टेरिटरी के बाहर उसको ले आते। इस्लाम आने के बाद वो एक तरह से दोनों सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों बना। सॉफ्ट पावर बना रिलीजन के नज़रिए से, कि वो रिलीजन बहुत तेज़ी से इधर-उधर पूरे आस-पास के इलाकों में फैली। और हार्ड पावर बना कि उसने लोगों को इतना हद तक मोबिलाइज़ किया रिलीजियस ज़ील में, कि वो फ़ौजें तैयार होके उन्होंने आस-पास के एरिया को, जहाँ-जहाँ लोगों ने नेचुरली इस्लाम को कबूला नहीं, तो वहाँ पे फ़ौजें गईं इस्लाम को स्प्रेड फैलाने के लिए। इसके कंपैरिज़न में अगर आप पर्शिया को देखें, तो जब वो क्लेम करते हैं कि हम 5000 साल या 3000 साल पुरानी सिविलाइज़ेशन है, तो उसके क्लेम के कई सारे सबूत आपको दिख जाते हैं। चाहे वो उसकी उनकी लैंग्वेज में हो, चाहे उनके आर्ट में हो, लिटरेचर में हो, आर्टिज़नशिप पोएट्री। चीज़ें जो बनानी, कारीगरी। मैं पोएट्री पे थोड़ा बाद में आऊँगी, क्योंकि पोएट्री जी। पोस्ट इस्लामिक पोएट्री ज़्यादा मशहूर है। मैं इस्लाम से पहले की भी बात कर रही हूँ। तो ये कारीगरी जी। है, ये सारी चीज़ें। फिर इस्लाम आने से पहले वहाँ पर कई तरीके की अलग-अलग सोचों वाली धर्म थे। जैसे बहाई एक फ़ेथ था, ये इस रीजन में हम्म। आया। फिर पारसी ज़ोरास्ट्रिज़्म आया। तो ये इस रीजन के लोग, इस इलाके के लोग में सोचने समझने की भी काबिलियत थी। अलग-अलग धर्मों को, अगर हम 2 मिनट के लिए कहें कि धर्म मैन मेड है, इंसान मज़हब खुद बना रहा है, आसमान से नहीं आ रहा है, अगर मान लें, तो वहाँ के लोगों में इतनी काबिलियत थी। तो वो ये सारी चीज़ें इस रीजन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, इस पर्शियन टेरिटरी का। और प्रोबेबली इसकी ये भी वजह है, यही वजह होगी कि अगर आप अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स देखें, जो हम्म। अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, तो वो यही पर्शियन टेरिटरी से ही वेव्स में यहाँ से यूरोप की तरफ गए, सेंट्रल एशिया की तरफ गए और इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ आए। तो ये हब ऑफ सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता था, वो ये टेरिटरी थी, पर्शियन टेरिटरी थी। जब इस्लाम आया है और पर्शिया ने भी इस्लाम को एम्ब्रेस किया है, तो उसके बाद जो इस्लाम से रिलेटेड आप सॉफ्ट पावर देखें, चाहे वो लिटरेचर देखें, चाहे आप पोएट्री देखें, चाहे म्यूज़िक देखें, चाहे पेंटिंग देखें,
ये जितने भी बड़े-बड़े आप पोएट्स के अब नाम लेते हैं, शिराज़ हैं, हफ़ीज़ हैं, रूमी हैं, ये सब इस रीजन से आए हैं। आपको अरेबियन रीजन से, चाहे वो हिजाज़ हो या दमस्कस हो या बगदाद हो, ये सारे रीजन से आप ये नाम नहीं सुनने में आते। जो सुन्नी रिलिजन का, सुन्नी सोच का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है सूफ़ीज़्म जिसको कहा जाता है, या सूफ़ी सिलसिले। इनकी सोच भी पर्शिया से उभरी है। जिस शख्स को बहुत बड़ा पायनियर माना जाता है सूफ़ीज़्म थिंकिंग का, जिन्होंने सूफ़ी थिंकिंग को प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया है, अल गज़ाली काफ़ी अल-गज़ाली फ़ेमस बिल्कुल। 11th सेंचुरी के फिलॉसफर थे। ये भी पर्शियन मैंने ओरिजिन के हैं। कश्मीर पर काम किया है, तो सूफीज़्म से काफ़ी मेरा परिचय जी, है, चूँकि कश्मीरी सूफीज़्म पे जी, मैंने काम किया अलग से तो। जी। जी, जी। तो ये भी पर्शिया के हैं, अल गज़ाली। तो इन्होंने ही ये जो सूफ़ी दुनिया भर में स सब्सिक्वेंटली जो सूफियों ने फ़ॉलो करना शुरू किया, जो उन्होंने अपना पाथ टू अचीव यूनियन विद गॉड बनाया। मतलब आपने अपने आप को जब अल्लाह में फ़ना करने वाला जो पार्ट बनाया है, तो ये जो रास्ता है वो शरिया, तरीक़ा, हकीका, ये जितना भी है, मतलब हकीकत को आप अटेन जैसे करते हैं, ये अल गज़ाली की फ़िलॉसफ़ी से आया है, जो कि पर्शियन थे, हालाँकि सुन्नी थे। तो ये कहना कि हुँ, पर्शिया ये रीजन सिर्फ़ शियाज़ का रीजन रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये थिंकिंग, और जितने भी हिंदुस्तान में सूफ़ी सिलसिले आए हैं, आपने कश्मीर में काम किया है तो सोहरावर्दी और बाकी शाह सब, हमदन, बिल्कुल। जी, और शाह हमदनी शाह हमदान, हमदानी बिल्कुल। वो भी हुँ, पर्शिया से आए थे। यहाँ पे चिश्तिया बिल्कुल। सिलसिला के जितने भी हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, निज़ामुद्दीन चिश्ती, ये सब पर्शियन ओरिजिन के हैं, सब सुन्नी हैं बट पर्शियन ओरिजिन के हैं। तो ये सॉफ्ट पावर जो पर्शिया का रहा है, ये अनपैरेलल है इस्लामिक पूरी हिस्ट्री में और इस पूरे रीजन में। तो इससे एक बहुत ज़बरदस्त सेंस ऑफ राइवलरी अरब्स में और पर्शिया में शुरू से रही है। क्योंकि जब ये ओके। सूफ़ीज़्म इतना तूल पकड़ गया, इनके बाद इब्न अल अराबी एक और बहुत बड़े सूफ़ी आए हैं जिनका इतनी किताबें और उनका कांस्टेंट कॉरेस्पॉन्डेंस ग्रीकन फिलॉसफर्स के साथ मतलब पब्लिक डोमेन में है। ये जब सब कुछ हो रहा था तो बैकलैश आता है अरेबिया से। तो अरेबिया हिजाज़ के बहुत बड़े स्कॉलर निकल के आए हैं जो एक्चुअली इब्न तैमिया नाम आपने शायद सुना होगा, जो 13th सेंचुरी के थे। तो इन्होंने पहला असॉल्ट किया है सूफ़ी थिंकिंग के ऊपर, और इन्होंने जी। पहली बार शिया सुन्नी डिवाइड क्रिएट किया, और उन्होंने कैटेगराइज़ किया कि सुन्नी शिया जो है वो तो मुस्लिम ही नहीं है। तो ये हुँ, वायलेंस जो सुन्नियों ने शियाज़ के ऊपर करना शुरू किया है, ये पॉलिटिकल राइवलरी थी। इसका क्योंकि शुरू के सालों में इस्लाम में ये सारे एक्सेप्टेड थे। अल गज़ाली ने कहा था कि हम इंसान कोई जज करने वाला नहीं है कि कौन मुस्लिम है या नहीं है, या उसकी प्रैक्टिस इस्लाम की एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस है कि नहीं है। मतलब इसका जज अल्लाह होगा। तो ये इतनी इतनी लिबरल थिंकिंग है उस वक़्त के लिए। आप 11th सेंचुरी में सोचें, आप कह रहे हैं कि जो हुँ, भी कह रहा बिल्कुल। है कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं इस तरीके से मुस्लिम मैं अपना इस्लाम फ़ॉलो कर रहा हूँ, हम सब एक्सेप्टेबल है। तो इसके जवाब में इब्न तैमिया ने ये फ़तवे इश्यू करने शुरू कर दिए। उन्होंने बड़ा स्ट्रक्चर तरीके का अपना इस्लाम बनाया कि नहीं, आप बस यही तरीका फ़ॉलो करेंगे और ये अरेबियन है। तो आप यही तरीका फ़ॉलो करेंगे तभी आप मुस्लिम हैं, वरना आप मुस्लिम नहीं हैं। फिर इस सोच को आगे जो लेके जा रहे हैं तो वो अल वहाब, अब्दुल अब्दुल वहाब, जिन्होंने वहाबिज़्म फाउंड किया आई हुँ, थिंक 17 18 सेंचुरी तक आते-आते। तो ये राइवलरी सिर्फ़ पॉलिटिकल राइवलरी है, और इस पॉलिटिकल राइवलरी का, क्योंकि उस वक़्त आमदनी का कुछ इकोनॉमिक मॉडल क्या था? पर्शिया के पास तो फिर भी था, क्योंकि वो कारीगर हैं, हाथ का काम करने वाले हैं। उनके आर्टिज़न्स दुनिया भर में, ऑटोमन एम्पायर में उनके आर्टिज़न्स काम करते थे, कैलीग्राफी कर रहे थे। हिंदुस्तान में, मुगल एम्पायर में सारे ऑलमोस्ट 40% ब्यूरोक्रेट्स पर्शिया से आते थे। यही वजह है कि इंडिया में पर्शियन एक बिल्कुल। तरह ऑफ़िशियल लैंग्वेज सदियों स्टेट तक लैंग्वेज रही। बनी थी। जी। स्टेट हुँ, लैंग्वेज ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया में बट साउथ इंडिया में भी। यहाँ तक कि बिल्कुल। हमारी रीजनल लैंग्वेजेस मराठी है या गुजराती है, पर्शियन वोकैब्युलरी, प्रॉपर नाउन्स उसका पार्ट बन गए, इंटीग्रल पार्ट बन गए। तो ये उनका सॉफ्ट पावर, ये उनका इन्फ्लुएंस रहा है। जबकि हमारे जितने भी, जिसको आप इन्वेडर्स कहना चाहते हो तो आप इन्वेडर्स कह लीजिए, चाहे वो दिल्ली सल्तनत वाले हों या मुगल्स हों, इनमें से कोई भी पर्शिया के नहीं थे। कोई भी इस जी। रीजन के नहीं थे।
मगर उन सब ने जो लैंग्वेज अडॉप्ट की वो पर्शियन अडॉप्ट की, उन सब ने जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल फॉलो किया वो पर्शियन मॉडल फॉलो किया। तो ये राइवलरी अरेबिया की और पर्शिया की बहुत हद तक पॉलिटिकल राइवलरी थी, एक तरह से जिसको अब जेलेसी से, एनवी से उभरने वाली। क्योंकि पर्शिया जी। का दोनों मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम का जो गढ़ है, सेंटर है, होलीस्ट मुस्लिम साइट्स मक्का मदीना अरेबिया में है। मगर अरेबिया का सॉफ्ट पावर निकल ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो डेवलप ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका सारा वक्त इसी में जा रहा था कि हम इस पे कब्जा कर लें या इससे लड़ लें, उससे लड़ लें। तो जो कुछ भी सॉफ्ट पावर इस्लाम की वजह से भी वो ला सकते थे, वो नहीं ला पाए इस वजह से, और वो राइवलरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। गहरी होती ही चली गई। मतलब मैं खुद सुन्नी हूँ, बट जब मैं अपनी किताब बौना मुस्लिम के लिए रिसर्च कर रही थी, तब मैं ये सारी बातें, मैंने ये सारी लिटरेचर मैंने पढ़ी और मैंने रियलाइज़ किया कि जिस चीज़ को मैं भी बचपन से मैं भी बड़ी हुई सुन के कि आप शिया के घर में पानी मत पीजिए, वो पानी में तो थूक देते हैं पानी आपको देने से पहले। तो और इस तरीके की आप देखिए वहां से शुरू हुआ और हम लोगों तक ये पहुंचा कि मुसलमान के घर में पानी मत दीजिए, मुसलमान जी, थूक देते हैं। हमारी जी, पीढ़ी में तो बिल्कुल। नहीं, लेकिन हमारी बात की पीढ़ी में ये सुना मैंने। सुना नहीं, अभी भी कहते हैं वो सब्ज़ी बेच रहे हैं तो सब्ज़ी पे थूक देते हैं। तो नहीं, वो तो तो खैर अब वो दूसरे लोग हैं। जो नहीं, नहीं, नॉर्मली चलता है वो अलग मामला है, वो जी, तो कुछ भी कह जी। सकते हैं, उनको छोड़िए। हाँ, तो इसलिए मैं आपको इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो राइवलरी है, ये नेचुरल या इन्हेरेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इस्लाम का हिस्सा है। ये सारे पॉलिटिकल पावर के लिए था। हाँ, सॉरी मैं भूल गई, वो जो मैं बात कह रही थी, तो इकोनॉमिक मॉडल जो था अरेबिया का वो हज था। क्योंकि जब ये ट्रेड रूट वगैरह मतलब ट्रेड काफ़ी हद तक जब खत्म होना शुरू हो गया, नया वर्ल्ड शुरू हुआ, सी ट्रेडिंग बढ़ गई है, सी फेयरिंग बढ़ गई है, तो एक लैंड ट्रेड सेंटर या ट्रांजिट सेंटर इतना कि उसकी इम्पोर्टेंस खत्म या कम हो गई थी। तो अरेबिया का जो रेवेन्यू मॉडल था वो हज था। मगर यहाँ पर भी हज का या मक्का मदीना का जो कस्टोडियन थे वो थे जिनके पास पॉलिटिकल पावर था। तो अब्बासिद खलीफेट होने तक तो ये पॉलिटिकल पावर अरबों के पास था। फिर ये जो शिया कैलिफेट बन गई फातिमिद और ऑलमोस्ट 200 साल के करीब इनका वो रहा, मतलब इन्फ्लुएंस रहा। तो कुछ टाइम तक मक्का मदीना के कस्टोडियन, होली मॉस्क के कस्टोडियंस शिया थे। फिर जब ऑटोमन्स आ गए तो वो कस्टोडियन ऑटोमन हो गए, क्योंकि ये मज़हब से ज़्यादा, धर्म से ज़्यादा ये पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर की वजह से हो रहा था कि जिसके पास ताकत है वो कंट्रोल कर रहा है। तो अब यहाँ पर ही देख लीजिए कि धर्म का या रिलिजन का इससे कितना कम लेना-देना था। ये सब पावर हुँ। की वजह से था। तो जब ऑटोमन्स का डाउनफॉल हुआ है और ऑटोमन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हार गए, और इस पूरे एरिया को फ्रेंच और ब्रिटिश ने अपने सीक्रेट एग्रीमेंट के तहत आपस में डिवाइड किया। तो ये डिवीजन पर्शिया का नहीं हुआ था, क्योंकि पर्शिया तो कभी भी कॉलोनाइज़ नहीं हुआ था। कभी भी वो किसी भी सुपर पावर की कॉलोनी नहीं रहा था। बट अरेबियन टेरिटरीज़ पहले ऑटोमन की कॉलोनीज़ थी। उसके बाद ब्रिटिश और फ्रेंच ने आपस में इनको बाँट लिया था। तो फाइनली जब इनको इंडिपेंडेंस दी गई है 40s में धीरे-धीरे करके, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक अलग-अलग इनको इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी प्रदान की गई। उस वक़्त इनका सबसे बड़ा फ़ोकस ये था कि किस तरह से हम वापस अपना इन्फ्लुएंस लेकर आएँ। मुस्लिम वर्ल्ड में हम अपना और ऑयल डिस्कवर हो गया, तो ऑयल हुँ। और हज ये 2 सिंबल्स, 2 पिलर्स बन गए इनको अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। और हज के लिए तो उनको पूरा मुस्लिम पॉपुलेशन, वर्ल्ड वाइड मुस्लिम पॉपुलेशन को अपनी तरफ चाहिए थे, और ऑयल के लिए इनको अमेरिका की और या वेस्ट की सपोर्ट चाहिए थी कि वो ऑयल को प्रोस्पेक्ट करें, निकालें, रिफाइन करें, बेचें और उनको उनका शेयर दें। तो ये पॉलिटिकल राइवलरी का मतलब ये जो अभी हम प्रेजेंट राइवलरी देख रहे हैं, इसकी हिस्ट्री भी उतनी ही इंटरेस्टिंग और उतनी ही गहरी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आप पॉलिटिकल राइवलरी। तो ये रिलीजियस राइवलरी कम है, पॉलिटिकल राइवलरी ज़्यादा है। 71 के रेवोल्यूशन के बाद जब ईरान सैंक्शंस के अंदर आ गया और उसके बाद ही यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हुई है इस पूरे वेस्ट एशियन टेरिटरी में। तो उनका इरादा आपस में यूनिटी अरब कंट्रीज़ की उन्होंने बनाई आपस में एक-दूसरे के साथ, ताकि ईरान को दोबारा उभरने का मौका ना मिले एज़ अ राइवल और एज़ अ पावर सेंटर इन दिस रीजन, कि एक ही पावर सेंटर रहे, वो अरब्स रहें, क्योंकि ये एथनिसिटी इनकी सबकी एक है। तो वो एथनिक अलायंसेस, ट्राइबल अलायंसेस वो सब यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो उसी का नतीजा ये है कि अभी
ईरान को दबाने के चक्कर में उन्होंने अमेरिका के साथ इतने सारे अग्रीमेंट्स किए, अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, चाहे उसके लिए उनको इजराइल से दोस्ती क्यों ना करनी पड़े, जो कि वो करने को तैयार हो गए, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम वर्ल्ड में एक हमारा राइवल पावर सेंटर ना बन जाए ईरान। दैट इज काफी अनफॉर्चुनेट बात है, बट ये दिस इज द हिस्ट्री ऑफ कि उनके हुक्मरान इस वक्त अपने घुटनों पे दिखाई देते हैं अमेरिका और इजराइल के सामने। ये बेहद इंटरेस्टिंग था, मतलब ये लग रहा था कि आप बोलती रहे और हम आराम से सुनते रहें। कभी आपकी किताब के बहाने इस पर और डिटेल में कभी बात करने की कोशिश करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि कभी आपकी किताब के बहाने इस पर डिटेल में बात हो। अभी आप कैसे देख रही हैं अगले 10 दिन? अगर आपसे मैं पूछूं कि अगले 10 दिन आप कैसे देख रही हैं, सिर्फ जंग का मामला नहीं है, पूरी दुनिया का, मैं इसमें कहूंगा कि थोड़ा मुस्लिम वर्ल्ड को भी छोड़ दिया जाए, पूरी दुनिया में परसेप्शन का गेम। क्योंकि देखिए, अगर बिल्कुल बाहर होकर कहा जाए, किसी के साथ खड़े होकर ना कहा जाए, तो परसेप्शन का खेल भी इजराइल ने बड़ा जबरदस्त खेला है। भले इंटरनेट पे उनका कब्जा हो, लेकिन परसेप्शन का खेल भी ईरान ने बहुत शानदार खेला है और अपनी लिमिटेशंस के साथ अटैक भी बहुत अच्छा किया है। अब दिखाई दे रहा है कि लगभग मामला बराबरी का चल रहा है। अगर इस बात को छोड़ दे कि वो घरों को गिराने में, स्कूली बच्चों को मारने में, अस्पताल गिराने में, इनमें उनको बहुत इंटरेस्ट आता है। ईरान अभी उस लेवल पर नहीं गया है और मुझे लगता भी नहीं है कि ईरान की जो मोरल एक ताकत है वो उसको कभी ऐसा करने देगी कि वो स्कूल के बच्चों को मारे। हम चाहेंगे भी नहीं। जिस दिन वो स्कूल के बच्चों को मारेगा, मुझे नहीं लगता है कि गजाला वहाब या अशोक कुमार पांडे इस चीज को इसलिए सपोर्ट कर पाएंगे कि वो ईरान ने किया है, तो वो नहीं करेगा। लेकिन बाकी मसाइल में वो कहीं से कम नहीं है, इसराइल से लगभग बराबर हमला कर रहा है, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे आयल का मामला हो। तो आप इसको कैसे देख रहे हो? इक्वेशंस को बदलते हुए आप देख पा रहे हो, या फिर आपको लगता है कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी? जो भी आपको क्या लग रहा है अगले 10 दिन में क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? मुझे लगता है लड़ाई अभी चलेगी, लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी जब तक ईरान की शर्तें अमेरिका नहीं मान लेता है, या एटलीस्ट ईरान की शर्तों पे बातचीत शुरू नहीं होती है। अभी रिसेंटली मैं कुछ जो न्यूज़ देख रही हूँ वो ये है कि अमेरिका ने अपनी 15 कंडीशंस ईरान के सामने रखी हैं कि हम इन कंडीशन से बातचीत करेंगे। 12 कंडीशंस हैं। जी। 12 कंडीशंस हैं और आखिरी 3 में बस कुल मिला जुला के यही है कि सैंक्शन हटा लेंगे। हाँ, जी। चूँकि ईरान इस वक़्त मज़बूत पोज़ीशन पे है, तो ईरान अमेरिका की शर्तों पे बात नहीं करेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। वो अपनी शर्तों पे बात करेगा और ईरान की इतनी लंबी फ़हरिस्त नहीं है शर्तों की। तो ईरान ने अपनी 3 शर्तें रखी हैं और मेन 3 शर्तें हैं, और बाकी जब वो नेगोशिएट करने बैठेंगे तो छोटी-मोटी और बातें आ जाएँगी। मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब वो बात करने बैठेंगे तो इज़राइल की भी बात आएगी, और वो ये भी चाहेंगे कि काफ़ी हद तक इज़राइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डिग्रेड कर दिया जाए, कि इज़राइल की न्यूक्लियर थ्रेट आगे फ्यूचर में ना आए। अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और कहेगा कि हम नहीं एनरिच करेंगे यूरेनियम, या हम एनरिच यूरेनियम आईएआई को देने को तैयार हैं, तो वो ये भी शर्त रखेगा कि इज़राइल को भी के साथ भी यही स्टैंडर्ड अप्लाई किया जाए। इज़राइल को ये डबल स्टैंडर्ड्स ना हो कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बरकरार रखे और ईरान का खत्म हो जाए। तो मेरे ख्याल से वो ये भी शर्त रखेगा। वो ये भी शर्त शायद रख सकता है कि आप लेबनान से इज़राइल अपनी ट्रूप्स वेकेट करे, वो एरिया को शिफ्ट करे, विथड्रॉ करे, और पैलेस्टीनियन 2 नेशन पे बातचीत दोबारा शुरू की जाए। मेरे ख्याल से ये सारी बातें टेबल पे आएँगी जब बात होगी। चूँकि मैं ऐसा कुछ होता हुआ अभी शॉर्ट टर्म में देख नहीं रही हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी लड़ाई खत्म होने के आसार हैं। और अमेरिका, अगर लड़ाई या सीज़ फायर इमीडिएटली नहीं होता है, तो अमेरिका की जैसे ट्रूप्स इकट्ठी हो रही हैं, उनके मरीन्स इकट्ठे हो रहे हैं, एम्फीबियस फोर्सेस आ रही हैं। उन्होंने स्पेशल फोर्सेस का 3000 के करीब स्पेशल फोर्सेस को वहाँ पे इकट्ठा किया है। तो मुझे लगता है हो सकता है डेस्परेशन में अमेरिका कुछ और करने की कोशिश करे, ट्रूप्स को कहीं पे उतारने की कोशिश करे। अगर वो ऐसा करता है, तो लड़ाई और भयंकर रूप ले सकती है। तो मुझे लगता है अभी हम थोड़े और मुश्किल दौर से गुजरेंगे। डेस्परेशन की खूबी यह है कि तुरंत तुरंत में भले वो बड़ी बात लगे, लेकिन बाद में अक्सर नुकसान पहुंचाती है। अभी तक के जंगों का जो भी हिसाब किताब देखा गया है, और मैं खास तौर पे लोगों से कहूंगा, खुर्रम शहर की जो जंग थी सद्दाम हुसैन और ईरान के बीच में, ईरान और इराक के बीच में, अगर उसकी हिस्ट्री को एक बार दोहरा ले, एक बार पढ़ ले, शुरू के 3-4 दिन तो लग रहा था कि बस अब ईरान पर कब्जा हुआ हुआ, और बाद में जो हुआ वो ऐसा नुकसान हुआ कि उसके बाद सद्दाम कभी उबर नहीं पाए। उस पर अभी बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया गजाला जी, आपने बहुत जरूरी इंसाइट दी। ये वो इंसाइट्स हैं
जो आम तौर पर यूट्यूब चैनलों के शोर में मिलती भी नहीं, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, इसने मारा, उसने मारा। हम भी कई बार इतने में ही फंस के रह जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप आइए और वो जानकारियां हमसे शेयर कीजिए जो आमतौर पर लोगों के पास होती नहीं है। आगे भी हम आपसे इंतजार करते रहेंगे कि कभी कभार हमारे चैनल के लिए वक्त दीजिए और हमारी नॉलेज में इजाफा कीजिए। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you.